हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 10। ये फिजिक्स सेक्शन से रहेगा हमारा। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है, इसके क्या लॉज हैं, इसकी चाल कितनी है, और उसके बाद परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो जब हम इसमें देखेंगे पार्ट ए रहेगा। सेकंड वीडियो में हम जो सेकंड आएगी इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पार्ट ए रहेगा हमारा। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले प्रकाश के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद जो परावर्तन के नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो अपवर्तन के नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको जो अपवर्तनांक होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि वो एक नंबर का हर सीरीज़ को हर बार आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रकाश। तो प्रकाश प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है जो हमें वस्तु को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। देखो लाइट किस लिए ज़रूरी है? हम जैसे चीज़ों को आंख से देखते हैं, तो आंख से हम तभी देखते हैं जब उस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों में जाता है। तो ये भी वस्तु को हम जो है वो प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और पानी में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से गमन करती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर प्रकाश की विशेषताओं की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, प्रकाश वैक्यूम में निर्वात में भी गमन कर सकता है। जैसे साउंड हमने 9th कक्षा में पढ़ा था या 8th कक्षा में हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि साउंड जो है वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो तभी गमन करता है। साउंड कभी भी जो है वो निर्वात में गमन नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा साउंड की जो हम बोले गति होती है वो किस में होती है? सॉलिड में होती है। तो लेकिन प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, हर किसी चीज़ से गमन कर सकता है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, ये मैंने ऊपर भी बताया। और तीसरा, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि सभी माध्यम में मतलब ठोस, द्रव, गैस से अधिक किसमें चाल होती है? प्रकाश की निर्वात में होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। ये हमने 6th क्लास से हम पढ़ते आए हैं। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था कि एक मोमबत्ती हम सामने ले लें और सीधी पाइप से देखें या एक मुड़ी हुई पाइप से देखें। ठीक है, तो मुड़ी हुई पाइप से हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, और अगर सीधी पाइप से हम देखेंगे तो वो हम उसके प्रकाश को देख सकते हैं, मोमबत्ती के प्रकाश को। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, प्रकाश जब ठोस या द्रव माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी लाइट सोर्स, मतलब किसी प्रकाश के जो है वो सोर्स से से निकल कर किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बड़ा सिंपल मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दी है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी लाइट सोर्स से निकल रही है वो ट्रेवल करेगी कहाँ तक? किसी सतह, चमकदार सतह से टकराकर वो टकराएगी और वहाँ से जब वो वापस लौट जाती है तो इस पूरे जो घटना चक्र है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कहेंगे। ठीक है जी। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो जैसे ये इंसिडेंट रेज है, ठीक है, दूसरी कौन है?
रिफ्रैक्टेड रेज, उनके बीच के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, और ये जो हमारा सतह है, इनके बीच में दो लॉज जो वो कार्य करते हैं। कौन से? एक पहला नियम है प्रकाश परावर्तन का नियम। पहला है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है। दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण जो एंगल होते हैं हमारे, वो हमेशा क्या रहते हैं? समान रहते हैं, उनका मान एक समान रहता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल पे होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, एक है रिफ्लेक्शन परावर्तन और दूसरा है रिफ्रैक्शन दैट इज अपवर्तन। ये क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश के पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। जब देखो कोई चीज़, सपोज कर लो प्रकाश जो है वो वैक्यूम से आ रहा है या हवा से आ रहा है, तो उसका पहला माध्यम क्या है? हवा। उसके बाद वो किसी समुंदर में जा रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? द्रव अवस्था। तो उसका जो पथ है वो क्या हो जाएगा? विचलित हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, ये उदाहरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब एक हम पेंसिल लें को पानी में भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। कहाँ पे? देखो, जब हम एक गिलास लेंगे उसमें थोड़ा पानी होगा, उसके अंदर जब पेंसिल डालेंगे तो जहाँ से पेंसिल पानी में एंटर करेगी वहाँ से हमें लगेगा कि ये टूटी हुई है या टेढ़ी हो चुकी है। पर ऐसा किसकी वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है जी। इसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या बताया हुआ है आपको कि ये चीज़ किस प्रकार से होती है। तो ए में है रे बेंट टुवर्ड रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर की ओर हम देखेंगे, ये सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, एंगल 1 यहाँ पे बन रहा है। अब रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है, इनमें आपने अंतर देखना है। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्टेड आ गया ऊपर। नीचे देखो, ये इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो ये एंगल जो हमारा सेकंड है वो क्या हो गया? अपने पथ से विचलित हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पहला जो हमारा माध्यम है वो क्या था? हवा, और दूसरा N2 का माध्यम है हमारा वाटर। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं कि इंसिडेंट रे या जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम इसको वाटर से एयर करें तो देखो यहाँ पे वही बिल्कुल चीज़ है। ये अपने पथ से क्या हो जाती है? थोड़ा सा जो वो विचलित हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं अपवर्तन के नियम की, तो यहाँ पे अपवर्तन के नियम जो है वो बिल्कुल वही है। अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, जैसा हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था। दूसरा, आपतन कोण की त्रिज्या तथा परावर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेल का नियम किसे कहा जाता है? sin I अपॉन sin R क्या होता है? इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसका जो अनुपात रहेगा इनका, वो हमेशा क्या रहेगा? स्थिरांक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और इसी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अपवर्तनांक जो है वो निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो n निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, और जो दूसरा हमारा विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। जैसे वायु का क्या है? 1.0003, यहाँ पे 1.003। ठीक है, उसके बाद इसको आपने करेक्ट कर लेना है। हीरे का कितना होता है? सर्वाधिक हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। फ्लिंट कांच का 1.65। और जल का कितना होता है? 1.33। क्राउन कांच का 1.51। इसके साथ अगर आइस की बात करूं उसका कितना होता है? 1.3
ठीक है। तो इसी की जो है वो एक सारणी बनी होगी, वो मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपने जो है वो याद करनी है। ठीक है। इसकी नेक्स्ट जो पार्ट बी रहेगा, जो इसके कुछ पॉइंट्स बचे हैं उनको हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको हम डिस्कस